हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक कोर 14 से है, सेमेस्टर 6, इराक में ब्रिटिश जनादेश, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटिश मैंडेट इन इराक। ठीक है, तो चलिए, इराक में ब्रिटिश जनादेश 1920 से 1932 की अवधि को संदर्भित करता है, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के बाद राष्ट्रसंघ ने ब्रिटेन को इराक के क्षेत्र का प्रशासन करने का अधिकार दिया था। तो देखते हैं कि ये जो टॉपिक है ये जनादेश के ऊपर है, जो ब्रिटिश ने लगाया था इराक के ऊपर। क्यों? क्योंकि विश्व युद्ध के बाद जब हम देखें तो राष्ट्रसंघ बनाया गया था और राष्ट्रसंघ में ये निर्णय लिया गया कि ब्रिटेन जो है वो इराक का क्षेत्र का प्रशासन करेगा, गवर्नेंस वहाँ का ब्रिटेन देखेगा। जनादेश का उद्देश्य एक स्थिर सरकार स्थापित करना और बढ़ावा देना था। क्षेत्र में ब्रिटिश रणनीतिक हितों की रक्षा करते हुए इराक में विकास करना भी था। इस अवधि के दौरान अंग्रेजों ने इराक पर शासन करने की जिम्मेदारी ली, जिसमें प्रशासनिक ढांचे की स्थापना, आर्थिक विकास की देखरेख और विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का प्रबंधन शामिल था। जनादेश अवधि को ब्रिटिश अधिकारियों और स्थानीय आबादी के बीच सहयोग और संघर्ष दोनों द्वारा चिन्हित किया गया था। अंग्रेजों ने इराक में एक राजशाही की स्थापना की और राजा फैसल प्रथम 1921 में पहले राजा बने। उन्होंने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से विभिन्न सुधार पेश किए। हालांकि इन प्रयासों को प्रतिरोध और अशांति का सामना करना पड़ा, जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1920 का इराकी विद्रोह भी शामिल था। ब्रिटिश शासनादेश अवधि में स्वतंत्रता और संवैधानिक सुधारों की वकालत करने वाले राजनीतिक दलों और आंदोलनों का भी उदय हुआ। 1930 की एंग्लो इराकी संधि ने इराक को आंतरिक मामलों में अधिक स्वायत्तता प्रदान की, जबकि ब्रिटेन ने सैन्य ठिकानों और विदेशी संबंधों पर नियंत्रण बरकरार रखा, जिससे इराक अंततः स्वतंत्रता के करीब पहुंच गया। 1932 में ब्रिटिश शासनादेश के अंत को चिन्हित करते हुए इराक ने आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता प्राप्त की। संप्रभुता प्राप्त करने के बावजूद जनादेश अवधि की विरासत न आने वाले वर्षों में इराक की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता को आकार देना जारी रखा। इसके बाद हम देखेंगे कारणों के ऊपर कि कारण क्या क्या थे जिसके चलते जनादेश लगाया गया था। तो पहला था ऑटोमन साम्राज्य का विघटन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के पतन के मध्य पूर्व में शक्ति शून्य हो गई। साम्राज्य के क्षेत्रों को विजयी मित्र शक्तियों के बीच विभाजित किया गया था। राष्ट्रसंघ ने कुछ क्षेत्रों के प्रशासन को अनिवार्य कर दिया था। मेसोपोटामिया, जो बाद में इराक बन गया, ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। दूसरा, ब्रिटिश रणनीतिक हित। ब्रिटेन के मध्य पूर्व में रणनीतिक हित थे, विशेष रूप से तेल भंडार तक उसकी पहुंच और अपने उपनिवेश भारत के लिए एक मार्ग सुरक्षित करने की इसकी इच्छा। मेसोपोटामिया पर नियंत्रण करने से ब्रिटेन को तेल संसाधनों पर प्रभाव बनाए रखने और क्षेत्र में पैर जमाने की अनुमति मिली। तो ये था दूसरा कारण जिसके चलते जनादेश को लागू किया गया, इराक में मैंडेट लगाया गया। तीसरा है राष्ट्रसंघ जनादेश प्रणाली। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित राष्ट्रसंघ का उद्देश्य उन क्षेत्रों के प्रशासन की निगरानी करना था जो शाही शासन से स्वतंत्रता की ओर संक्रमण कर रहे थे। जनादेश प्रणाली ने कुछ शक्तियों को इन क्षेत्रों के विकास का मार्गदर्शन करने का अधिकार दिया, जब तक कि उन्हें स्वशासन के लिए तैयार नहीं समझा गया। उसके बाद फोर्थ है अरब राष्ट्रवाद। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इराक सहित क्षेत्र की अरब आबादी में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई थी। कई अरब विदेशी शासन से मुक्त स्वतंत्र अरब राज्य स्थापित करने की आकांक्षा रखते थे। ब्रिटिश जनादेश को इन आकांक्षाओं के विरोधाभास के रूप में देखा गया, जिसके प्रतिरोध और अशांति पैदा हुई। पांचवा है ब्रिटिश सैन्य कब्जा। ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद ब्रिटिश सेना ने मेसोपोटामिया पर कब्जा कर लिया और स्थानीय आबादी ने इसे शाही कब्जा माना। इस सैन्य उपस्थिति और संप्रभुता पर कथित उल्लंघन ने बढ़ती नाराजगी और आत्मनिर्णय के आह्वान में योगदान दिया। छठा, एक भौगोलिक इकाई के रूप में इराक का निर्माण। जनादेश प्रणाली और ब्रिटिश प्रभाव के कारण इराक को एक एकल इकाई के रूप में बनाया गया। नई परिभाषित सीमाओं में विविध जातीय और धार्मिक समूह शामिल हैं, जिससे इन समूहों के बीच तनाव और संघर्ष के लिए मंच तैयार हो गया है। इसके बाद है युद्धोपरांत राजनयिक समझौते। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस के बीच साइक्स-पिकोट समझौते और बाल्फोर घोषणा, दोनों गुप्त समझौतों का मध्य पूर्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। साइक्स-पिकोट के क्षेत्र में
प्रभाव के क्षेत्रों को चित्रित किया, जबकि बाल्फोर घोषणा ने फ़िलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि की स्थापना का समर्थन किया। इन समझौतों ने क्षेत्र के युद्धोत्तर परिदृश्य को आकार दिया। 8 शिया सुन्नी विभाजन और कुर्द मुद्दा। जनादेश ने पहले से मौजूद सांप्रदायिक और जातीय तनाव को बढ़ा दिया। शिया बहुसंख्यक और सुन्नी अल्पसंख्यक की राजनीतिक आकांक्षाएं अलग अलग थी और कुर्द आबादी स्वायत्तता चाहती थी। यह विभाजन बाद में इराक के आंतरिक संघर्षों में योगदान देंगे। 9 है आर्थिक हित। ब्रिटेन ने अपने आर्थिक लाभ के लिए मेसोपोटामिया के तेल संसाधनों को नियंत्रित और विकसित करने की मांग की। इन संसाधनों के दोहन की इच्छा ने ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों में भूमिका निभाई, जिससे स्थानीय असंतोष में योगदान हुआ। 10 आधुनिकीकरण और शासन के प्रयास। जबकि अंग्रेजों ने कुछ सुधार और आधुनिकीकरण के प्रयास शुरू किए, इन्हें अक्सर पश्चिमी मूल्यों को लागू करने और नियंत्रण करने के प्रयासों के रूप में देखा गया। इसके कारण जनसंख्या के उन वर्गों के विरोध किया जिन्होंने इन परिवर्तनों को सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से असंवेदनशील माना। देखेंगे कि इसके प्रभाव क्या पड़े थे। तो पहला था राजनीतिक अस्थिरता। ब्रिटिश शासनादेश काल में राजा फैसल प्रथम के अधीन एक राजशाही की स्थापना हुई, जिसने शासन का एक केंद्रीकृत स्वरूप पेश किया। हालांकि इस राजनीतिक संरचना को अल्पसंख्यक सुन्नी अरब आबादी के पक्ष में देखा गया, जिससे शिया बहुमत और कुर्दों के साथ तनाव पैदा हो गया। इस राजनीतिक असंतुलन के बाद संघर्षों और सत्ता संघर्षों में योगदान दिया। दूसरा है सांप्रदायिक और जातीय तनाव। अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान कुछ समूहों का पक्ष लिया, जिससे मौजूदा विभाजन और बढ़ गए। सुन्नी शिया विभाजन और अरबों और कुर्दों के बीच तनाव बढ़ गया, जिससे जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष की विरासत बन गई, जो आज भी कायम है। तीसरा आधुनिक सीमाओं का निर्माण। इराक की ब्रिटिश निर्धारित सीमाएं विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों को शामिल करती है। सीमाओं के इस मानचित्रण के राष्ट्र निर्माण और शासन की चल रही चुनौतियों में योगदान दिया, क्योंकि अलग अलग पहचान वाले विभिन्न समूहों को एक ही राज्य के भीतर एक साथ लाया गया था। तेल शोषण और संसाधन निर्भरता। ब्रिटिश ने इराक के तेल संसाधनों के विकास को प्राथमिकता दी, रियासतें स्थापित की, जिससे विदेशी कंपनियों को लाभ हुआ। इस शोषण ने तेल निर्यात पर आर्थिक निर्भरता पैदा कर दी, जिससे देश वैश्विक तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो गया और एक विविध अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न हुई। इसके बाद है राष्ट्रवाद और पहचान। जनादेश अवधि ने इराकी राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित किया, क्योंकि जनसंख्या को ओटोमन साम्राज्य के विषय के बजाय इराकियों के रूप में पहचानने लगा। यह नवजात पहचान बाद में स्वतंत्रता के संघर्ष और अरब दुनिया में इराक के स्थान को परिभाषित करने में भूमिका निभाएगी। 6 राजनीतिक दलों का उद्भव। जनादेश अवधि में स्वतंत्रता, संवैधानिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन सहित विभिन्न हितों की वकालत करने वाले राजनीतिक दलों और आंदोलनों का उदय हुआ। इन प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियों ने इराक के आधुनिक राजनीतिक परिदृश्य के विकास के लिए आधार तैयार किया। इसके बाद है ब्रिटिश विरोधी भावना। अंग्रेजों को अक्सर शाही कब्जा करने वालों के रूप में देखा जाता था, जिससे ब्रिटिश विद्रोही भावना को बढ़ावा मिलता था। यह आक्रोश 1920 के इराकी विद्रोह और 1941 के राशिद अली तख्ता पलट जैसी घटनाओं में परिणत हुआ, जिसने इराकी आबादी और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया। 8 शासन पर दीर्घकालिक प्रभाव। अंग्रेजों ने कुछ प्रशासनिक संरचनाओं और प्रथाओं की शुरुआत की, जिन्होंने इराकी शासन के पहलुओं को आधुनिक बनाने के साथ साथ केंद्रीकृत शक्ति और सत्तावादी शासन की विरासत को जन्म दिया, जो आज़ादी के बाद भी कायम रही। इसके बाद है भू राजनीतिक संबंध। जनादेश ने इराक को मध्य पूर्व में एक रणनीतिक स्थान के रूप में स्थापित किया, जिसने विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। भू राजनीतिक हित की इस विरासत ने क्षेत्र संघर्षों में इराक की भागीदारी और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में इसकी स्थिति में योगदान दिया है। 10 और लास्ट है आधुनिक संघर्षों पर प्रभाव। कई चुनौतियां और विभाजन जो जनादेश अवधि के दौरान या तो बढ़ गए थे या बनाए गए थे, इराक में संघर्षों को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में आक्रमण के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा और उसके बाद संपरपंथियों का उदय। तो गाइस, ये था हमारा पूरा वीडियो। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, प्रेस करो बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। मैं PDF तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू।